हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आरबीआई की। तो 5 साल के बाद में इंटरेस्ट रेट को कट किया गया है, 0.25% कम किया गया है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा, बट किया गया है। आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। भाई जीडीपी का थोड़ा सा हाल बुरा चल रहा है, मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो लिक्विडिटी की कंडीशन खराब है मार्केट के अंदर, उसके लिए, और जो हमारी करेंसी टूट रही है, साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसके लिए कहा जा रहा है इस रेट को किया गया है। लेट्स सी क्या होता है इसका आफ्टर इफेक्ट। बट आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है उसको चेंज नहीं किया है। उन्होंने 4.8% रखा है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 4.2% रखा है। और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करके चले तो उनका कहना है फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 6.7% रहेगी, सेकंड क्वार्टर में 7%, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर 6.5%। देखते हैं क्या होता है। बाकी आरबीआई का ये भी कहना है कि जो बैंक्स मिस सेलिंग कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन आएंगे। बेसिकली क्या होता है, बैंक्स वाले ना जो इंश्योरेंस वगैरह चीजें होती है वो गलत तरीके से बेचते हैं। लोगों को कहते हैं कि देखो ये एक इंश्योरेंस है, यूलिप बेचते हैं बेसिकली, जो टेक्निकल टर्म्स कही जाती है। वो कहते हैं देखो ये इंश्योरेंस है और इस इंश्योरेंस से आपको लाइफ कवरेज तो मिलेगा ही, और साथ में आपको फ्यूचर में कमाई भी होगी। हम आपका पैसा रखेंगे नहीं, हम आपका पैसा मार्केट में लगाएंगे, और देखो इतने टाइम में मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है तो आपका पैसा भी यहाँ तक पहुंच जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो क्लियरिटी नहीं दी जाती कि भाई क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता। क्या एक इंसान अगर लाइफ इंश्योरेंस और एक इन्वेस्टमेंट प्लान अलग अलग ले, उसको बेनिफिट ज्यादा होगा या फिर नहीं होगा, कितने परसेंट का एक्सपेंस रेशियो होता है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती है। इस चक्कर में आरबीआई एक्शन लेगा, और जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में आरबीआई ने .bank.in करके डोमेन निकाल दिया है, जो कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाएगा। फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए fin.in निकाला गया है। अप्रैल 25 तक का टाइम दिया गया है, और रजिस्टर करो। अच्छी चीज है, इससे थोड़ा सा ना जो फ्रॉड होता है वो थोड़ा सा कम होगा। बहुत सारे जो बैंक्स वाले सिस्टम हो गए, उनके अगर कुछ यूआरएल वगैरह बनाने होंगे वो इसी पे चलेंगे। और क्या पता हमको कोई अपडेट सिक्योरिटी अपडेट आ जाए, जहां पर अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है और इस यूआरएल से नहीं हो रही है तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होने लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो और बढ़िया होगा। बाकी सेबी ने अश्मिता पटेल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग के 53.67 करोड़ रुपीस जब्त कर लिए हैं, क्योंकि वो लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और कह रहे हैं भाई आप आओ हमारे पास में, हम आपको सिखाएंगे, प्लस हम आपको इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसीज वगैरह बेचनी होगी, आप मार्केट से लोन लो और मैं आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजी क्या है, वो स्ट्रैटेजी लगाओ और आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात, मैथ है ये। अगर मार्केट से 10% का लोन पे पैसा मिलता है किसी को, और किसी बंदे को 80 करोड़ रुपए है, तो मान के चलो उसको मार्केट से आराम से 100 200 250 करोड़ का लोन मिल जाएगा। अगर उसको पता है कि वो जो पैसा मैं लगाऊंगा उससे कितना रिटर्न ले सकता हूँ, जैसे वादे करे जाते हैं ना कि एक महीने में आपको 10% का रिटर्न देंगे, 15% का देंगे, मैं कह रहा हूँ साल के अंदर 20% का भी रिटर्न लाओगे, जो कि बहुत बड़ा होता है, तो भी 10% बचता है। अगर 200-250 करोड़ का ये लोन लेते हैं तो 25 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं। कुछ कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा सब फ्रॉड है। ज्यादातर जो ट्रेडर सिखा रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, ये ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। क्योंकि जो एक्चुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनके पास सिखाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि मार्केट की सेंसिटिविटी ऐसी होती है। आप ये कह सकते हो कि जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद में वो सिखा सकते हैं, पर उस टाइम पे उनको पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये जो पैसा रोका गया है, ये इनके अलावा 5 और एंटिटीज है जो कि सेबी से अनरजिस्टर्ड होकर कोर्सेज बेच रहे थे। इन्वेस्टर्स का कहना है 8.26 लाख रुपीस दिए गए हैं कोर्स के लिए, और इन रिटर्न प्रॉमिस भी किया गया था। बाकी क्या कह सकते हैं उसके ऊपर। बाकी अगर हम एफडीआई रूल की बात करके चले तो अभी बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई है 100% एफडीआई ऑन इंश्योरेंस। इसके चक्कर में एम्प्लॉय कर रहे हैं बवाल। इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं भाई प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इकोनॉमी में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भाई नौकरी चली जाएगी, इनएफिशिएंसीज खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेटाइजेशन में। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ सब कुछ प्राइवेट कर दो। अब कई लोग कहेंगे भाई तू गलत है, देश ऐसा नहीं चलता, पर मैं तो कहता हूँ सब प्राइवेट कर दो, जीएसटी कर दो 0%, इनकम टैक्स कर दो 0%, या थोड़ा सा कर लो 1-2%, और वो जो पैसा आ रहा है उसमें आप सिर्फ बेसिक चीजें दो। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करे, पुलिस देखे, बॉर्डर सिक्योरिटी वाला काम देखे, एक बार को एनर्जी देख ले कि क्या चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी या डिफेंस के लिए उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना। रोडे छोड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर के आगे से रोड जाती है, मैं उस रोड को बनवा लूंगा, मैं उस पर टोल लगा दूंगा, फिर मैं लोगों से टोल लूंगा, और क्या टेंशन है ना।
हाउस टैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, पानी वानी देने की कोई जरूरत नहीं है, बिजली देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं छत पे सोलर पैनल लगाऊंगा, मैं अपनी बिजली खुद लूंगा, मैं जमीन में गड्ढा करूंगा, पानी खींचूंगा और जब खत्म हो जाएगा फिर मैं टैंकर कहीं से लेके आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही चलना चाहिए देश, ऐसे गन बचा दो। मतलब नौकरी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ही नहीं, क्योंकि वो टैक्स तो ले ही नहीं रही है। अब आप खुद करो, जो करना है खुद करो। मेरे हिसाब से ना जो बोलते हैं ना टैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा रियलिस्टिकली सोचा करो, होना चाहिए। यूएस के अंदर देखो ना, जितनी भी डेवलप इकोनॉमी वहां पे भी टैक्सेस लग रहे हैं ना, बहुत हैवी लग रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर टैक्सेस जो है उस लेवल का हमको रिटर्न नहीं मिलता है। और ईमानदारी से बताऊं, ज्यादातर लोग वही शोर मचाते हैं जो अभी 12 लाख से नीचे वाले हो गए। अभी 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया ना, जो 12 लाख से नीचे वाले हो गए ना, वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। जो लोग एक्चुअली टैक्स दे रहे हैं ना, वो अंदर से किल से पड़े हैं, बस वो मौका ढूंढ रहे हैं क्या करे। जैसे बीएसएनएल लॉस में चल रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, गवर्नमेंट रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, प्रोजेक्शन दिखाई नहीं दे रही क्या होगा क्या नहीं होगा। प्राइवेट करो, बेच दो, अंबानी को बेच दो, अडानी को बेच दो, जिसको बेचना उसको बेच दो। अगर आपके पास पैसे, आप ले लो, जाओ गवर्नमेंट से। मतलब मैं किसी का सगा वगा नहीं हूँ। अब कोई ले लेगा, उसकी इनएफिशिएंसी चली जाएगी, जो लोग काम नहीं कर रहे, जहां पर ढंग से काम नहीं हो रहा, उसको हटाया जाएगा, चीज अच्छी हो जाएगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी इन्फोसिस की बात करके चले, 700 एम्प्लॉइज को उन्होंने निकाल दिया है, जो कि अक्टूबर 2024 के अंदर ज्वाइन करे थे। कहा जा रहा है एक असेसमेंट टेस्ट होता है कंपनी ज्वाइन करने के बाद में, मल्टीपल इंटीमेशन के बाद में भी वो लोग पास नहीं कर पाए, तो कंपनी क्राइटेरिया पे सेट नहीं हुए, इसलिए कंपनी ने उनको निकाला है। पूरी इंटरनेट बटा हुआ उसके ऊपर, कई लोग कह रहे हैं कि भाई गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, बट पूरी अगर कहानी को समझोगे, कंपनी ने पहले से ही अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ये डाल रखा है कि हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट में अगर बंदे ठीक नहीं निकल के आते तो हम निकाल देते हैं। अब एम्प्लॉइज का कहना है कि जो क्राइटेरिया था उसको बार बार चेंज किया गया है, सिलेबस को बार बार चेंज किया गया है। इन्फोसिस वालों का कहना है ऐसा नहीं किया गया। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मैसूर कैंपस से 2022 के अंदर इंजीनियरिंग बैच से बच्चे हायर करे गए थे, जो कि 2 साल से वेट कर रहे थे ऑन बोर्ड होने का, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। एंड दिस इज नॉट राइट। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो 550 डार्क स्टोर्स बिग बिलियन डे से पहले वो खोलने का प्लान कर रहे हैं। 300 मिनी वेयर हाउस मार्च से पहले वो खोलने का प्लान कर रहे हैं। तो भाई अब क्विक कॉमर्स वाली चीज और कॉम्पिटिटिव होने वाली है। मजा आएगा, और सिंपल सी बात, कस्टमर को बहुत मजा आएगा, डिस्काउंट्स मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी। इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है एक बार, क्या होगा उनको, सिंपल सी बात, एक और राउंड रेस कर लेगा बंदा, इसके चक्कर में थोड़ी और वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। इन्वेस्टर जब रिटेल इन्वेस्टर को बेचने के लिए जाएगा, वो तो ले लेता है, वो तो भोला है, तो वो ले लेगा। बट ओवरऑल देखा जाए ना, तो मेरे हिसाब से शायद नुकसान हो सकता है कंपनीज की बैलेंस शीट के अंदर इस कंपटीशन की वजह से, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट तो दबा के लॉस करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लॉस करने में, वो तो दबा के लॉस करेगा मार्केट कैप्चर करने के लिए। बाकी फ्लिपकार्ट वाले $81 मिलियन मिंत्रा में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्च 2024 के अंदर $339 मिलियन भी डाले थे उन्होंने। कंपनी अभी के टाइम पे भाई प्रॉफिटेबल है, जो कि एक अच्छी चीज है। 5121.8 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि 15% ज्यादा था प्रीवियस ईयर से, और जो इनका प्रॉफिट है वो 31 करोड़ का दिखाई दिया, जो कि पहले 782 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, ये अच्छी चीज है। फ्लिपकार्ट एक जगह पे बहुत लॉस कर रहा है, बट उसी की एक सब्सिडरी है मिंत्रा, वो प्रॉफिटेबल है, जिसको उन्होंने खरीदा है। बाकी आईटीसी की बात करके चले तो प्रोसुमो ब्रांड को खरीद सकते हैं। इनके मोमोज आते हैं और बहुत सारी चीजें आती है फ्रोजन के अंदर। अभी के टाइम पे 43.8% स्टेक्स एक्वायर करे जा रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर, जहां पर 131 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी मार्च 25 से पहले, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले। उसके बाद में जो भी वैल्यूएशन होगी उसके अंदर बचे हुए शेयर्स एक्वायर करे जाएंगे जून 2028 तक। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो फाइनली उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया है, एटर्नल रख दिया है। मस्त नाम रखा है भाई कसम से। अपना टिकर भी चेंज कर दिया उन्होंने। ये खबरें ना बहुत पहले आई थी, हमने न्यूज में भी कवर करी थी, और फाइनली वो चीज होती हुई दिखाई दे रही। पहले मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या है, ये तो फेक न्यूज थी शायद, बट अभी जब देखा मैंने कहा भाई ये तो रियलिटी है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो 564 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q3 के अंदर उन्होंने। यहाँ पर आप चार्ट में देखो भाई, रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस थोड़े से घटे हैं, और लॉसेस ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दिए। दिस इज नॉट हेल्दी मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो। कंपनी अगर रेवेन्यू कम कर रही है और लॉसेस बढ़ा रही है, तो
बहुत बेकार चीज होती है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कह सकते हो जो जनवरी में अभी डेटा निकल के आया है कि भाई इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर सबसे ऊपर आ गए हैं, 25% के आसपास मार्केट शेयर हो गया है, ये एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। बट अभी पिछली वाली जो बैलेंस शीट है वो अच्छी नहीं है। मेंसा ब्रांड की बात करके चले, 156 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। उन्होंने जो इनका कंसोलिडेटेड नेट लॉस है वो 31% घटता हुआ दिखाई दिया है, वो पहुंच गया है 155.85 करोड़ पे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 11.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो पहुंच गया है 557.66 करोड़ पे। तो आप समझने की कोशिश करो, 550 करोड़ का रेवेन्यू और 155 करोड़ का लॉस, अच्छा बिजनेस नहीं होता है। 2021 में कंपनी शुरू हुई थी, $300 मिलियन अभी तक ये रेस कर चुके हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली करते क्या है, ये D2C ब्रांड्स बनाते हैं या फिर उनको खरीद लेते हैं और उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अपने खुद के चैनल्स पे उसको निकालते हैं। अगर हम माई फिटनेस की बात करके चले तो वो एबिटा प्रॉफिटेबल हो सकता है, जो कि इन्हीं का ब्रांड है, जिसका 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा। बाकी लेंसकार्ट की बात करके चले तो फरवरी के अंदर $1 बिलियन का वो आईपीओ निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसा निकलता है आईपीओ, मतलब मुझे लगता है अच्छा ही निकलेगा आईपीओ, ऐसे कुछ होना नहीं है। लास्ट इन्होंने $200 मिलियन रेस करे थे जून 2024 के अंदर, $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। फाइनेंशियल टर्म्स में 5,427 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 10 करोड़ का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। अब देखते हैं आईपीओ कैसा जाता है इनका। अगर हम एयरटेल की बात करके चले तो उनका आरपू ऑल टाइम हाई पहुंच गया, रिकॉर्ड हाई 245 रुपीज पे पहुंच गया है। मतलब एवरेज एक बंदे से 245 रुपए वो कमा रहे हैं, बड़ा अमाउंट है। अगर आप अमूल की बात करके चले तो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ड प्लांट लगा रहे हैं, 600 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कोलकाता के अंदर। अगेन कोलकाता की न्यूज निकल के आ रही है, कल भी कोलकाता की न्यूज निकल के आ रही थी, वेस्ट बंगाल की। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ होने वाला है क्या बड़ा चीज वहां पे जो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है? अमूल का तो ये कहना है कि भाई हम इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं क्योंकि वहां पे डिमांड है, वहां पे मिष्टी दोई, टॉक दोई बहुत ज्यादा बिकती है, इस चक्कर में उस डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। अगर हम ईवी स्टार्टअप यूलर मोटर की बात करके चले, $50 मिलियन रेस किया है, $200 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, जिसमें जो लीड थे वो हीरो मोटोकॉर्प थे। माना जा रहा है ये राउंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बची है, तो हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर हम एक और न्यूज सुने कि भाई इन्होंने भी आके राउंड क्लोज किया है। बाकी स्नैपड्रैगन की बात करके चले तो भाई वो पीसी मार्केट के अंदर इंक्रीज अपना मार्केट शेयर कर रहा है, 10% पीसी मार्केट में वो घुस गया है यूएस के अंदर। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो $800 से ऊपर की डिवाइसेस है, एसर, एसस, डेल, एचपी, लिनोवो, सबके सब इस महीने के अंदर इनके प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स निकालेंगे। और मुझे अगेन लगता है ये जैसी चीज पकड़ेगी ना, इंटेल बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा। बाकी तो टाइम बताएगा, ये मेरा ओपिनियन है। अगर हम Amazon की बात करके चले तो वॉलमार्ट से आगे निकल गया पहली बार रेवेन्यू टर्म्स में। आप चार्ट के अंदर देखो भाई किस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है Amazon, और इसका रीजन बताऊं सबसे बड़ा क्या है, AWS। इनकी AWS की जो सेल है वो डबल होती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ टाइम में, मतलब कोविड के बाद से मैं कहूंगा इंटरनेट कंपनीज की डिमांड बढ़ी है, AI की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, इस चक्कर में इनका भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी इनका कहना है $100 बिलियन AI के अंदर 2025 के अंदर ये इन्वेस्ट करेंगे। सीईओ का तो ये कहना है कि भाई हम कॉस्ट को कम लेके जाना चाहते हैं AI की। अब यहाँ पे मतलब समझो क्या कह रहे हैं वो, अगर कॉस्ट कम होगी तो कई लोगों का कहना है इसकी वजह से रेवेन्यू कम हो जाएगा, बट इनका कहना है एडॉप्शन बढ़ेगा। सत्य नडेला का भी यही कहना था कि अगर एआई की कॉस्ट कम हो जाएगी, कंपटीशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो एडॉप्शन बढ़ेगा, बहुत सारे लोग यूज करेंगे। अभी के टाइम पे अगर मैं कहता हूं आपको डीप सीक मॉडल खुद के सर्वर में लॉन्च करना है, तो आपको मान लो उसके लिए 2,000 रुपए महीने का सर्वर लेना है। अब वो सस्ता हो गया, अगर 500 रुपए महीने का सर्वर आ जाए या फिर उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बन जाए जहां पर आप अपना लोकली खुद का एक डॉकर या कुछ बना सकते हैं और उसको छोटे सर्वर के ऊपर रन कर सकते हैं, 400-500 रुपए महीने के अंदर सारा आपका बिजनेस का टास्क हो जाए। अच्छा सुनने में लगता है ना, तो सस्ता होगा तो बहुत सारे लोग लेंगे, ज्यादा महंगा होगा तो लोग एडॉप्शन से डरेंगे। मेटा का भी यही प्लान है, $100 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं, $60 बिलियन तो वो 2025 के अंदर करने वाला है। अल्फाबेट की बात करके चले तो 42% उनका केपेक्स बढ़ रहा है, $75 बिलियन पे वो पहुंच रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन स्पेंड करेगा अपने एआई डेटा सेंटर्स में 2025 के अंदर। तो एआई में इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी होने वाली है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट अच्छी नहीं बंद होती हुई दिखाई दी है पूरे हफ्ते के अंदर, मतलब कॉन्स्टेंटली नेगेटिव दिखाई दी है। करेंसी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है आज, बट आरबीआई के रेपो रेट कम करने के बावजूद भी मार्केट रिकवर होती हुई दिखाई नहीं दी है। एक्सपेक्टेशन थी रिकवर होगी अगर अच्छी खबर आएगी, बट नहीं हुई है। इसका रीजन क्या है,
आगे की क्लैरिटी नहीं है ना कि आगे कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, आगे विजन क्या होगी। बाकी ओवरऑल तो मार्केट का हालात देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।